हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से हम पढ़ रहे हैं उत्साह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है और यहाँ पर इस काव्यांश में आपकी दो कविताएं हैं। ठीक है, तो पहली कविता है आपकी बादल गरजो और दूसरी है आपकी उत्साह और दूसरी है आपकी अट नहीं रही है। तो पहला जो उत्साह कविता है, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बादलों तुम गरजो, जोर जोर से तुम गरजो, ताकि लोगों को जो है, लोगों के मन में जो है तुम्हें सुन करके उत्साह जागृत हो जाए। तो देखिए, जब बहुत भीषण गर्मी होती है, उसके बाद जब बादल छाते हैं आसमान में और बादल गरजते हैं, तो एक उत्साह हमारे मन में जागृत होता है कि अब जो है क्या होने वाली है, वर्षा होने वाली है। ठीक है, इसी में यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि बादलों को उन्होंने जिस प्रकार से वो बादल गरजते हैं और बरसते हैं, हमारे मन में एक नई उम्मीद, नया उत्साह भर देते हैं, ऐसे ही उन्होंने बादलों के साथ साथ एक ऐसे कवि का भी वो आवाहन कर रहे हैं जो कि क्या करें, अपनी कविता से लोगों के मन को क्या कर दे, लोगों के मन में उत्साह भर दे। बेसिकली ये कविता लिखी गई है तब जब स्वतंत्रता से पूर्व लोगों के मन में उत्साह, जोश भरने के लिए, एक ऐसी कविता लिखने के लिए एक ऐसे कवि का आह्वान किया गया है जो कि अपनी कविता से लोगों के मन में जो है क्या कर दे, उत्साह भर दे, लोगों को जो है जागृत कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, भीषण गर्मी जब हो जाती है, उसके बाद जो है पशु पक्षी जो है सभी क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। उसके बाद जब बादल पूरे आसमान में छाते हैं, तो उन बादलों को देखने और उनके गरजने से ही हमारे मन में उत्साह जागृत हो जाता है और हमें जो है एक नई आशा की किरण दिखने लग जाती है। तो क्योंकि हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों ने हमारे देश पर जो है अपना कब्जा किया हुआ था, तो अब लोगों को जागृत करने के लिए कवि यहाँ पर एक कविता लिखने की बात कर रहे हैं और एक ऐसे कवि की बात कर रहे हैं जो लोगों के मन को उत्साह से भर दे, एक नई जागृति उनके मन में आए। और जो पीड़ित लोग हैं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पीड़ित लोग हैं, उन सभी लोगों, क्योंकि सभी जो है गुलामी की जो है सहन कर रहे थे उस समय, तो सभी के मन में एक उत्साह भरने के लिए, एक ऐसी कविता लिखने के लिए ऐसे एक कवि का आह्वान, साथ में यहाँ पर बादलों का भी आह्वान किया गया है। अट नहीं रही है कविता, ये फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। फाल्गुन के महीने में चारों तरफ क्या हो जाता है, हरियाली छा जाती है, चारों तरफ फूल ही फूल आपको दिखते हैं। तो यहाँ दूसरी कविता आपकी अट नहीं रही है, ये आपका यहाँ पर है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यहाँ पर पढ़ लिया था, बादल गरजो, ये आपका उत्साह कविता है, इससे ली गई है। इसके पहले काव्यांश को हम पढ़ चुके थे, आइए इसको रिवाइज करेंगे और साथ में आगे के काव्यांश को भी हम पढ़ेंगे। तो पहला काव्यांश है बादल गरजो घेर घोर, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराली, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कवि, फिर भर दो बादल गरजो। तो पहले काव्यांश में यहाँ कवि ने क्या कहा है, बादलों को गरजने की बात कही है कि तुम जो हो गरजो, और घेर घेर घोर यानी गहरा जो है इस पूरे आसमान को इस प्रकार से घेर दो कि धाराधर, धाराधर यहाँ बादलों के लिए ही कहा गया है। ललित ललित काले घुंघराले, ठीक है, जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके काले काले जो घुंघराले बाल होते हैं, वो जो है बादल, ऐसे जो है यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने बादलों की सुंदरता का वर्णन किया है। कैसे दिखते हैं ये बादल, ये कैसे दिखते हैं, ललित ललित काले घुंघराले, जैसे काले काले घुंघराले बाल होते हैं ना, इस प्रकार से ऐसे ये बादल जो है दिखते हैं, इनकी सुंदरता इसी प्रकार से घुंघराले बालों की तरह इसे, ठीक है, ऐसे ही दिखते हैं हमको बादल। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो बादल हैं, जब बादल घूमते हैं तो ये कैसे होते हैं, बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे छोटे बच्चों की क्या होती है, कल्पनाएं होती हैं, वो निरंतर बदलती रहती हैं, हर बार एक बच्चे की कल्पना बदलती रहती है। तो ऐसे ही ये बादल भी होते हैं, जब ये बादल एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो इनकी जो आकार है, इनका जो रूप है वो बदलता रहेगा, जैसे छोटे बच्चों की कल्पना है वो बदलती रहती है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, अब देखिए इन बादलों के उर यानी हृदय में क्या है,
विद्युत है, बादल जब टकराते हैं तो क्या होती है, बिजली चमकती है। अब कहते हैं और कवि कवि नवजीवन वाले, ऐसे बादलों के साथ यहाँ पर कवि ने किसका, एक कवि का भी आवाहन किया है जो लोगों को नवजीवन प्राप्त प्रदान करे अपनी कविताओं के माध्यम से। ठीक है, तो एक ऐसे कवि का भी यहाँ पर कवि ने आवाहन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी है। ठीक है, और वज्र छिपा नूतन कवि फिर भर दूं बादल, और जो है वज्र जो है कहाँ छिपा है, इन बादलों में। न्यूटन एक नई कविता से जो है लोगों के मन में उत्साह भर दो, कविता लिख। एक कवि के लिए भी यहाँ पर कवि कहते हैं एक ऐसे कवि के का आवाहन कर रहे हैं जो अपनी कविता से लोगों को क्या कर दे, उत्साह से भर दे, उनके मन में जो है क्रांति की भावना भर दे, ताकि वो लोग जो है जागृत हों और गुलामी की जंजीरों से वो दूर हो जाए। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ लिखाए थे, गरजो यानी कि जोरदार गरजे ना, साथ में घेर घेर पूरी तरह से घेर लेना, घोर यानी कि भयंकर, गगन आकाश, धाराधर बादल, ललित ललित यानी सुंदर सुंदर। ठीक है, घुंघराले यानी गोल गोल छल्ले का सा आकार। देखो क्या है ये, सुंदर सुंदर से जो गोल गोल छल्ले का सा आकार, यानी कि यहाँ पर जो बादल हैं ऐसे दिखते हैं। ठीक है, और बाल कल्पना, छोटे बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो बदलती रहती, कैसे पाले की तरह बदलना। ठीक है, विद्युत यानी बिजली, छवि यानी चित्र, चलचित्र, प्रतिछाया तस्वीर, और यानी हृदय, मन में, मन या चित्र। तो देखिए ये छवि के ही यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं, और हृदय, मन, चित्र ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द भी हैं। वज्र यानी कठोर, नव जीवन नया जीवन, वज्र कठोर, नूतन यानी कि नया। तो अब आप यहाँ पर जैसा कि आपको पहले भी लिखाया था, प्रसंग क्या लिखेंगे, नोट की जगह प्रसंग लिखिएगा। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी क्षितिज भाग 2 से ली गई है, यह कविता उत्साह से ली गई है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके क्या हैं, इसके कवि हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास काव्यांश आता है, आपको जैसे ये काव्यांश दिया जाएगा इस तरह से, और आपको इसका भावार्थ लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत लंबा भावार्थ दिखाया गया है, आप जो है इसको अपने शब्दों में लिखें और कविता को थोड़ा संक्षिप्त रूप में लिखें, क्योंकि ये इतना लिखना आपके लिए वहां पर पॉसिबल नहीं होगा। तो आप इसको संक्षिप्त रूप में लिखें, इतना आपको संक्षेप में नहीं लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखें कि क्या इसका भाव है। ठीक है, तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन किया है जब अत्यधिक खूबसूरती के साथ जो है, जब बारिश होने से पहले क्या हो जाता है, पूरा आकाश गहरे काले बादलों से घिर जाता है और बार बार आकाशीय पिंडों में जो है बिजली चमकने लगती है। कवि बादलों से जोर जोर से गरजने की निवेदन यहाँ पर कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर कवि ने बादलों के रूप के सौंदर्य का भी उन्होंने यहाँ पर वर्णन अद्भुत तरीके से किया है, और उनकी तुलना छोटे बच्चे की कल्पना से की है। कवि कहते हैं बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो हमारे मन में उत्साह बढ़ जाता है, साथ में बारिश से जो है हमारे पेड़ पौधे फलने और फूलने लग जाते हैं, हमारी फसलें अच्छी होने लग जाती हैं, तो ये नया जीवन प्रदान करते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर के जो सोए हुए साहस को भी ये जागृत करते हैं। इस काव्यांश में कवि ने बादलों को उस कवि की भांति बताया है जो क्या कर देता है, एक नई कविता के निर्माण करने वाला। और वो कविता कैसी होती है, यहाँ व्याख्या देखिएगा। सभी बादलों से जोर जोर से गरजने का निवेदन करते हुए क्या कहते हैं कि हे बादलों तुम जोर जोर से गरजो, जोर जोर से तुम क्या करो, गर्जना करो। हे बादल तुम जोर जोर से गर्जना करो, अर्थात जोर जोर की आवाज करो, और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो, यानी इस पूरे आकाश में भयानक रूप से छा जाओ, और फिर जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। ठीक है, कवि बादलों के रूप में के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन करते हैं। आगे दूसरी जो लाइन है उसमें कवि ने बादलों के रूप का, बादलों की सौंदर्य का वर्णन किया है, और क्या कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले, अर्थात गोल गोल छल्ले के आकार के समान बादलों, तुम क्या करो, किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह हो। यहाँ पर उसकी सुंदरता का वर्णन भी यहाँ पर कवि ने किया है कि जो बादल हैं वो कैसे हैं, वो सुंदर सुंदर
घुंघराले बालों की तरह, गोल गोल छल्ले के आकार के जो बाल होते हैं उनकी तरह हैं। तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं क्या होती हैं, वो पल पल बदलती रहती हैं, ऐसे ही इन बादलों का रूप और आकार भी पल पल बदलता रहता है। ठीक है। तथा हर पल उनके मन में नई नई बातें या कल्पनाएं जन्म लेती हैं। ठीक उसी प्रकार तुम भी, अर्थात बादल भी आकाश में हर पल अपना रूप यानी आकार बदल रहे। कवि आगे बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो। क्या कहा कि कवि ने आगे बादलों से क्या कहा है कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उसमें एक नई कविता का सृजन करो। कवि बादलों की तुलना कवि से करते हैं, ऐसे कवि से, क्योंकि जिस प्रकार बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कवि हमारे अंदर के जो सोए हुए साहस को जागृत करते हैं। अपनी कविताओं के माध्यम से वो हमारे जो अंदर साहस है उसको वो जागृत करते हैं। कवि बादलों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि बादलों, तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दो। बादल जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से नया उत्साह भर जाए। ठीक है। अब आप इसको भावार्थ देखिए, व्याख्या आपने देखी। इस काव्यांश में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम जोरदार गर्जना करो और अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जागृत करो, उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश भर दो। कवि बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नव जीवन देता है, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही क्या होता है, लोगों में जो है धरती पर नया जीवन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यानी पानी मिलने से हमारे जो बीज हैं वो अंकुरित होते हैं, नए नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, धरती हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, लोगों की सोई हुई जो चेतना भी जागृत हो जाती है। ठीक है। तो जैसे ही बारिश होती है, आपने देखा होगा बरसात में चारों तरफ हरियाली छा जाती है और चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। तो बादल क्या करते हैं, हमारे अंदर जागृति, हमारे अंदर की जो साहस है, जो चेतना है, उसको जगाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ दूसरे काव्यांश की हम बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्या कहा है बादलों ने, बादलों से कवि ने कि कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरज। अब यहाँ पर दूसरे काव्यांश में क्या कहा है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब यहाँ आप लिखेंगे शब्दार्थ, एक तरफ लिखिएगा शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे आप उसका अर्थ। तो देखिए, विकल यानी व्याकुल, विहल बेचैन, अधीर, तो ये इसके सभी के इसके पर्यायवाची शब्द भी आ जाएंगे। उन्मन यानी कि अनमना, उदास, अनमनापन। विश्व यानी संसार, निदाघ यानी कि गर्मी, ताप, और वह मौसम या समय जब कड़ी धूप होती है। सकल अर्थात सब, जन यानी कि लोग, और अज्ञात यानी जो ज्ञात ना हो, जिसके बारे में पता ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत उसे कहेंगे। घन मेघ और बादल, ये आप जानते हैं। ठीक है। अज्ञात यानी जो ज्ञात ना हो, जिसके बारे में आपको पता ना हो, उसे अज्ञात कहेंगे। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, घन अर्थात मेघ या बादल। तप्त धरा, धरती, तपती हुई धरती या गर्म धरती, तप्त धरा तपती हुई धरती या फिर गर्म धरती। शीतल यानी कि ठंडा, शीत यानी उत्पन्न करने वाला, सर्द जो ठंडक उत्पन्न करता है, शीतल ये। ठीक है। चलिए, इतना आप शब्दार्थ लिखें। चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे फिर से आपको प्रसंग में वही लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे,
प्रस्तुत काव्यांश, देखिए जब आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ये नहीं कहाया जाएगा यहाँ पर काव्यांश 1 या काव्यांश 2, आपको सीधे काव्यांश कहीं से भी दिया जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के बाद उत्साह से ली गई है। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब आप लिखेंगे आगे कि यहाँ पर उपरोक्त काव्यांश में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों की मन की स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है। क्यों यहाँ कवि कह रहे हैं कि बादल गरजो और जोर जोर गर्ज ना करो, तो देखिए इसका कारण है। क्यों यहाँ इन काव्यांश इन पंक्तियों में यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बताया कि जब तपती गर्मी से जो है लोगों का मन क्या हो जाता है, बेहाल हो जाता है। लोगों की स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब तपती गर्मी होती है तो लोगों की क्या स्थिति यहाँ पर आपको दिखती है, तो इसी का यहाँ पर वर्णन किया। तो देखिए अत्यधिक गर्मी से परेशान लोगों की मन की यहाँ पर स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल हैं, व्याकुल हैं और अत्यधिक गर्मी के कारण अब उनका मन जो है कहीं नहीं लग रहा है। आपने देखा होगा गर्मी, आजकल तो बारिश हो रही है, लेकिन जब बहुत गर्मी होती है तो ना कुछ काम करने का मन करता है, ठीक है, हम बेहाल बेहोश से पड़े रहते हैं। तो अत्यधिक गर्मी के कारण ये हाल हो जाता है, तो लोग जो हैं बेहाल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और अत्यधिक गर्मी के कारण उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। अज्ञात दिशा से आए, और आप देखिए जब बहुत गर्मी होती है और जैसे ही जून के मिड के बाद जब बादल आते हैं, और जब बादल आते हैं उन बादलों के आने से हमारे मन में जो है, अब देखिए वो बादल किसी भी दिशा से आ सकते हैं, वो अज्ञात दिशा से आया हुआ उसे कहा गया है। अज्ञात दिशा से आए हुए इन बादलों को देख करके हमारे मन में जो है, हमारे मन को जो है शांति मिल जाती है कि अब बादल आ गए हैं, कहीं ना कहीं अब बारिश होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए अज्ञात दिशा से आए हुए, यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों की आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ठीक है ना, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। आपको पता है बादल, आप नहीं कह सकते हैं कि बादल कहाँ से आएंगे, वो किसी भी दिशा से आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए उनको अज्ञात दिशा से आया हुआ कहा। और पूरे आकाश में वो छाए हुए घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। अब यहाँ कवि कहते हैं कि हे अज्ञात दिशा से आने वाले बादल, तुम क्या करो, तुम पूरे आकाश को जो है आसमान में छा जाओ और घनघोर वर्षा कर दो, तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादलों तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में जो है नया उत्साह भर दो, ठीक है। ये तो इसकी व्याख्या हो गई, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अत्यधिक गर्मी से परेशान लोगों के मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब देखिए बार बार आप ये नहीं लिखेंगे, उनका नाम नहीं लिखेंगे, एक बार आपने मेंशन कर दिया कि इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो आप इसका इतना लंबा नाम लिखते रहेंगे तो और चीजें आपकी छूट जाती हैं। तो आप सीधे यहाँ कवि लिखिएगा कि यहाँ कवि वर्णन करते हैं कि संसार के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल है, व्याकुल हैं और अत्यधिक गर्मी के कारण उनका मन भी जो है अब कहीं नहीं लग रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर कवि ने बादलों को कहा अज्ञात दिशा से आए, यानी बादलों की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, बादल कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी दिशा से आ सकते हैं। और यहाँ कवि ने क्या कहा है, वो उन बादलों को कह रहे हैं कि तुम जो है जिस भी दिशा से आ रहे हो पूरे आकाश पर छा जाओ और इस प्रकार से छाओ कि काले घने बादलों तुम घनघोर वर्षा कर, जो तपती धरती है, यहाँ लोग जो हैं इस गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं, इस धरती को तुम शीतल कर दो। बादलों तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो। तो जब बादल गरजेंगे लोगों के मन में उत्साह भर जाएगा। अब यहाँ भावार्थ देख लेते हैं, क्या भावार्थ यहाँ पर है। तो अत्यधिक गर्मी से परेशान लोग जब धरती पर वर्षा हो जाने के बाद भीषण गर्मी से राहत पाते हैं तो उनका मन फिर से नए उत्साह व उमंग से भर जाता है। इसी कारण कवि बादलों से निवेदन करते हैं कि वे जोरदार बरसात
कर धरती को ठंडक दें और लोगों में नया उत्साह भर दें। चलिए इसके भावार्थ को भी आप लिखिएगा। तो चलिए ये बादल जो उत्साह कविता है इसी के साथ ये आपकी कंप्लीट है और आप इस कविता को जो है घर में जा करके इसको लिखेंगे और साथ में जो हमने शब्दार्थ लिखे हैं उनको भी आप लिखेंगे। आइए इस कविता को एक बार हम फिर से जो है इसका सारांश देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर कवि ने हमें कहा है, इस कविता में वो क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें वो इस कविता में बताना चाहते हैं। तो उत्साह कविता बादलों को संबोधित करती है और यहाँ पर ये बादलों को कह रही है कि तुम गरजो और लोगों के मन को तुम क्या करो, शांत करो, उनके मन में जो है उत्साह भर दो। ठीक है, तो ये जो उत्साह पाठ है, चलिए तो उत्साह कविता आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि एक आवाहन है, जो क्या कर किसको आवाहन कर रही है, बादलों का। ठीक है, और इसमें कवि ने बादलों का आवाहन किया है, बादलों को पुकारा है। कवि ने बादलों को पुनर्जागरण और क्रांति का प्रतीक बताया है, बनाया है। किसी भी परिवर्तन के लिए पुनर्जागरण की आवश्यकता होती है। इसी कारण गर्मी से परेशान वातावरण में बदलाव के लिए बादलों से गरजने को यहाँ पर कहा गया है। बादल परिवर्तन की क्रांति बनकर जो है गरजते हैं और बरसते हैं। ठीक है, तो जब बादल आते हैं, गरजते हैं और बरसते हैं तो प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। क्यों? जहाँ सब चीजें सूख जाती हैं गर्मी में, तो जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो उस समय फिर चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो एक नया परिवर्तन आता है, पुनर्जागरण होता है। ठीक है, यहाँ पर इसी बात को बताया गया है। तो मौसम मौसम फिर पूरा सुहावना हो जाता है और गर्मी से व्याकुल प्राणियों को कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है। इस तरह बादल क्रांति द्वारा क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, बादल क्या करते हैं, क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाते हैं और साथ में यहाँ पर पुनर्जागरण का भी वो काम करते हैं। ठीक है, इसलिए कवि बादलों का आवाहन कर रहा है जिससे नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन हो, लोगों के भीतर एक नया जोश, नया उत्साह भरे, लोगों की सोई हुई चेतना जागृत हो। और ये जो कविता है ये आजादी से पहले लिखी गई है और गुलाम भारत के लोग जब निराश और हताश हो चुके थे। ठीक है, तो उन लोगों में उत्साह जगाने के लिए कवि एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं जो अपनी कविता से लोगों को जागृत कर दे और उनमें नया उत्साह भर सके, उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौट सके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यहाँ बादलों पर कई कविताओं की रचना की है और इस कविता में उन्होंने बादलों को दो रूपों में दर्शाया है। एक तरफ उन्होंने बादलों को बरसकर धरती के प्यासे लोगों की प्यास बुझाते हैं। बादल धरती को शीतलता प्रदान करते हैं और जल से धरती में नव जीवन को वो पनपने, फलने फूलने का मौका मिलता है। प्राणी मात्र का जीवन नए उत्साह से भर जाता है। वहीं दूसरी ओर बादलों को कवि एक ऐसे कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी नई नई कल्पनाओं से, अपने नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन करेगा और लोगों के भीतर एक नया जोश, एक नया उत्साह भरेगा, लोगों की जो सोई हुई चेतना है उसको जागृत करेगा। यानी कि लोग जो है, जो भारत के जो लोग हैं वो जो गुलामी में जी रहे हैं, उनके अंदर जो है उत्साह भरने का काम इस कवि की कविताएं करेंगी, जिसका आवाहन यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कर रहे हैं। इसी के साथ ये जो आपकी कविता थी उत्साह, जिसमें बादलों को गरजने के लिए कहा गया है, ये आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम अट नहीं रही है, जो आपकी फाल्गुन मास की जो सुंदरता है उसका वर्णन है, साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।